हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सेल चैप्टर के पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेल के चैप्टर के पार्ट 1 को पढ़ चुका है और उसको ना भी देखें तो आज आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले सेल के अंदर जितने भी तरह के ऑर्गेन हैं, मतलब सेल के अंदर के अंग को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेन यानी अंग को पढ़ेंगे। सेल के अंदर होते क्या क्या है। ठीक है, देखिए ऐसे तो आपने बहुत सारे सेल के फिगर देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा मेन मुद्दा फिगर को समझाना नहीं है। देखिए आप लोग समझिए, मेरा मेन मुद्दा है कि सेल के अंदर जो जो चीजें होते हैं उसको पहले जान ले। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए सेल, ठीक है। तो सेल का जो सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? तो देखिए सेल के बाहर का मेम्ब्रेन है तो उसको नाम दे सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसका एक और नाम है, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है। हिंदी वालों के लिए भी इसका हिंदी लिख देते हैं। सेल मतलब क्या हो गया? कोशिका। ठीक है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, ये है क्या। तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि सेल का सबसे बाहरी है। ठीक है, सबसे बाहर का है। तो देखिए सेल के अंदर जो भी चीज जाएंगे और सेल के बाहर कोई भी चीज आएंगे, यानी इन और आउट, सेल के अंदर जाना है या इससे बाहर जाना, तो ये एक प्रोटेक्शन, मतलब ये जो है अलाउ करता है कि किसको सेल के अंदर जाना है, किसको बाहर आना है। तो ये एक तरह से इसका काम क्या होगा? ये कंट्रोल करता है। ठीक है, नियंत्रण करता है क्या चीज का? इन और आउट का, यानी सेल के अंदर कौन कौन से मटेरियल जाएंगे और कौन से मटेरियल आएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा बात करते हैं। अब ये कंट्रोल कर रहा है तो इसको, इस फंक्शन को देखते हुए इसका एक और नाम दिया गया है। क्या कहा गया है? क्या इसका और एक क्या नाम है? तो इसको कहा गया है क्या? सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहा गया? सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको कहते हैं अर्ध पारिगम झिल्ली। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्ध मतलब आधा समझिए, कुछ को जाने देता है, कुछ को नहीं देता। अब देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो तो प्लांट सेल में भी होंगे प्लस में एनिमल सेल में भी होंगे। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करने, ये दोनों में होंगे। ठीक है, प्लांट में पाए जाने वाले सेल प्लांट सेल, एनिमल पाए जाने वाले एनिमल सेल। समझ गए? अब देखिए यहां पर आपको याद रखने हैं, इसके बाद वाला जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो जो है वो भी एक तरह का मेम्ब्रेन ही है। ठीक है, लेकिन वो जो है वो केवल प्लांट में पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ दोनों में अंतर है। इसीलिए यहाँ पर इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो भी एक बाहर का ही मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, लेकिन वो प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सेल वॉल। क्या नाम है? सेल वॉल। कोशिका भित्ति कहते हैं इसको। क्या रीजन है? अब सेल वॉल चाहिए, दूसरे टॉपिक को इसी में खत्म कर देते हैं, दोनों एक दूसरे मैच कर रहे थे इसलिए। क्या रीजन है? सेल वॉल क्यों पाए जाते हैं प्लांट में? एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि सेल प्लांट के जो तना होते हैं उसको बहुत सारी चीजों का से रक्षा की जरूरत पड़ती है। इंसान तो कपड़ा पहन लेते हैं, हमारी स्किन ढक गया, लेकिन प्लांट क्या करेगा? प्लांट को किसी को धक्का, कोई भी गाड़ी चढ़ा दिया प्लांट में या कुछ भी करते हैं तो प्लांट को और एक लेयर की प्रोटेक्शन की जरूरत है, प्लांट सेल को, जिसको कहा गया सेल वॉल। हिंदी में कहते हैं इसको कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। यहां तक समझ गए? अब देखिए ये एक तरह से इसका काम क्या हुआ? तो प्रोटेक्ट करना किसको? तो प्लांट का प्रोटेक्शन का काम करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन आ गया है। ठीक है, ये बना किस चीज का होता है? ये सेलुलोज का बनाता है। ठीक है, ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, और सेल वॉल किस चीज का बना होता है? तो ये प्रोटीन का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, यहां तक समझ गए? ये एक्स्ट्रा लेयर, ये केवल क्या होगा? आपका
इन प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, ये केवल कहां पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। देखिए यहां से आगे दो इंपॉर्टेंट जो है टर्म है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं, दो एग्जांपल बोल सकते हैं जो प्लांट में ही आते हैं। कौन कौन सा? एक आते हैं आपका बैक्टीरिया, क्या आते हैं? बैक्टीरिया, हिंदी में इसको कहते हैं जीवाणु। ठीक है, दूसरा होते हैं फंगी या फंगस कहते हैं, हिंदी में होता है ये कवक। ये दोनों प्लांट के ही एग्जांपल है। क्या बोले? ये दोनों प्लांट के ही एग्जांपल है, लेकिन इन दोनों में सेल वॉल की जगह कुछ दूसरे चीज प्रेजेंट होते हैं। क्या? तो इसमें होते हैं पेप्टिडो ग्लाइकन, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? पेप्टिडो ग्लाइकन। और इसमें क्या होते हैं? फंगस, कवक। इसमें क्या? इसमें काइटिन, इंग्लिश में बोलते हैं काइटिन, इस तरह समझ गए? ये दोनों भी प्लांट है, ठीक है, लेकिन इसमें सेल वॉल ना होकर के इसके लिए अलग अलग इसका चीज होती है। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए, हमारा दो टर्म तो समझ गए। पहला क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दूसरा और नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। एक ही चीज का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एक ही चीज का नाम है। हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है, या प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा सेल वॉल, हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। अब तीसरा देखिए, फिगर मिटा के थोड़ा सा छोटा सा बना देते हैं। पहला हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सीएम लिखते हैं, आप समझ जाइए, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा क्या है? सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तीसरा अब हमारा पास आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या चीज? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसका हिंदी होता है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको बीच में कट लग रहा होगा, ये थोड़ा सा नॉइज आता था, उसको हटाने के लिए रिटैक ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सूत्रकणिका, इसको समझते हैं। तीसरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। नाम तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, सुनिए। पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा किसने? खोज पूछ लिया आपको तो क्या बोलेंगे? अल्टमैन। ठीक है, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया। ठीक है, चलिए आगे बात। माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है। कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं क्रेब्स चक्र। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र इसको बताते हैं। ठीक है, इसके दौरान क्या होता है ना, इसके दौरान माइटोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, एक क्रेब्स साइकिल में 38 एटीपी का निर्माण होता है। और एक ग्लूकोज में पूछा जा रहा है, एक ग्लूकोज में कितना एटीपी होते हैं, तो आपको बताने क्या? 38 एटीपी। जो माइटोकॉन्ड्रिया में यह साइकिल पूरा होता है, जिसमें 38 एटीपी जो है एक साइकिल में मिलते हैं। अब देखिए, ये 38 एटीपी एक तो एनर्जी है, एनर्जी की दर्शा रहा है। मतलब आप समझ गए कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो एनर्जी मिलता है। इसलिए एनर्जी से याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा गृही बोल सकते हैं उसको, ऊर्जा का घर। आगे माइटोकॉन्ड्रिया में एक रिस्पायरेशन होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एक रिस्पायरेशन होता है, जिसको एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं वायवीय शोषण। क्या? वायवीय शोषण। एक और नाम है इसका हिंदी में ऑक्सीशोषण। अब देखिए, यहां से आपको समझ आ गया होगा, यहां पर तो एरोबिक रिस्पायरेशन समझ गए कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं किसको है? जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर वॉल होता है, जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार, इनर वॉल जो होता है, उसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। हिंदी में क्रिस्टी।
ठीक है, क्रिस्टी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक वाल को क्रिस्टी कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया समझिए। होता क्या है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है रिस्पायरेशन होता है किस तरीके, जब हमारा खाना पचता है ना तो वो खाना जो है क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है ब्लड के रूप में, क्या होता है वो सेल के अंदर जाता है हमारे भोजन जो, और वही खाना जो है हमारे क्या सेल के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहां एक तरह का रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो याद रखिए, तो खाना भी इसके अंदर जाना है, जो बचा जो है और जो बचा हुआ भोजन और क्या O2 भी जाता है, और दोनों यहां पर जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है, एक क्रैक साइकिल चलता है जिससे हमको फाइनली एनर्जी मिलता है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आता है गोल्जी बॉडी, शॉर्ट में लिख दिए इसको जी। चौथा नंबर क्या हो गया, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस भी इसको कह देते हैं, ठीक है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी तो आप लोग हिंदी में समझिए, गोल्जी एक नाम है जो जिन्होंने इनको दिया है, और बॉडी मतलब शरीर, और एपरेटस मतलब होता है उपकरण, ठीक। गोल्जी बॉडी या गोल्जी बॉडी के खोज किसने किया, तो केमिलो गोल्जी, केमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी का खोज किया। अब इसका काम क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए, गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या एनर्जी दे दिया, क्या आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी दिया, लेकिन क्या सारा जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाया क्या इस सेल को जरूरत है, वो भी सोचना पड़ेगा। जैसे देखिए अभी हम जो है आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा मुंह बोल रहा है स्पीड से, तो हमारे मुंह के पास जितने भी सेल है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। हम हाथ से लिख रहे हैं, हमारे हाथ के पास जितने भी सेल हैं उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। लेकिन पेट उठ तो थोड़ा सा आराम में कर रहा है ना, तो पेट उठ या और बाकी शरीर का जो सेल है उसका एनर्जी कहां पहुंच जाता है, मुंह में, किसके द्वारा, तो गोल्जी बॉडी द्वारा। समझ में आया, गोल्जी बॉडी द्वारा क्या होता है, वैसे सेल जिसका एनर्जी यूज नहीं हो रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं दूसरे जगह जहां पर यूजेज हो रहा है वहां तक पहुंचाना ही गोल्जी बॉडी का काम है। इस वजह से ही हम लोग देखते हैं थकते नहीं, बोल रहे हैं एक ही चीज बार बार एक ही जगह यूज हो रहा है लेकिन उसको एनर्जी मिलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो इसका गोल्जी बॉडी का काम है। आगे तीसरा होता है वैक्यूल्स। तीसरा क्या होता है, वैक्यूल। देखिए थोड़ा सा हम इसी में अरेंज कर रहे हैं, मेरे फिर मिटाना पड़ेगा अभी, तो थोड़ा सा यहाँ जगह बचाए थे इसी में पहले चौथा पांचवा वैक्यूल। हिंदी में इसको कहते हैं रसधानी। क्या करते हैं, रसधानी। अब देखिए हिंदी से इसको आप समझ जाइए, रस मतलब समझिए पानी, रस क्या होता है, कहते हैं कि शरबत बनाओ तो रस बोल देते हैं, तो रस मतलब पानी, मतलब वैक्यूल्स क्या काम करता है, तो वाटर का स्टोरेज करने का काम करता है। वैक्यूल्स क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है, ठीक है, वैक्यूल्स क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है। मतलब आप ये तो जरूर सुने हमारे शरीर में 65 से 70% जो है हमारे शरीर का जितना भी वेट है इसमें से 65 से 70% हमारा शरीर में पानी ही भरता है। तो क्या पानी क्या कोई खास अंग में जाके है, जैसे इधर यहाँ पर इतना सा अंग है, यहाँ पर पानी स्टोर है, तो भाई ऐसा नहीं। पानी जो 65 से 70% है, लगभग 65% है, वो क्या होता है, हमारे शरीर में असंख्य सेल है, ये तो मालूम है, इससे पहले पार्ट 1 में आप देख लीजिएगा। तो उसके असंख्य सेल के वैक्यूल्स में पानी स्टोर होता है, ठीक है। तो वैक्यूल्स का बस एक ही काम है कि पानी स्टोर करें। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वैक्यूल्स क्या प्लांट में होते हैं, जैसे क्या माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में होंगे, हाँ होंगे, ये प्लांट और एनिमल दोनों में होंगे। ये होंगे गोल्जी बॉडी, हाँ दोनों में होंगे। क्या ये होंगे, तो ये भी होंगे, लेकिन इसमें ही हम क्यों ऐसा जिक्र किए, यहां पर नहीं किए, यहां क्यों, क्योंकि यहां का जो वैक्यूल्स होता है ना, प्लांट सेल का जो वैक्यूल्स होता है वो बिगर देन होता है एनिमल सेल की। बोलेंगे अब ये क्या बात हुआ, बात यही हुआ, रीजन क्या है कि प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स है ना उसको ज्यादा पानी स्टोर करने की जरूरत पड़ता है, इसलिए ज्यादा बात होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग को पानी प्यास लगता है, हम लोग तुरंत पी लेते हैं, लेकिन क्या प्लांट के पास
जब जब उसको पानी जरूरत पड़ेगा तब तब उसके पास तो पानी मिलेगा नहीं उसको। हो सकता है कि अब बरसात का सीजन है तो स्टोर कर लिया ढेर सारा वैक्यूम्स में पानी, थोड़ा दिन तक जो है वो टिकाएगा। मान लीजिए कोई गाछ रोपे तो आप क्या करते हैं, सप्ताह सप्ताह उसको जाते हैं पानी देते हैं, तो एक बार जो डाल दिए प्लांट क्या करेगा, उसको वैक्यूम्स में स्टोर कर लेगा और फिर एक सप्ताह तक उसी चलाएगा। तो एनिमल यानी जानवर, इसमें ह्यूमन और जानवर जो सारे आते हैं, इंसान आते हैं, तो ये इनको पानी मिल जाएगा, लेकिन इसको नहीं मिलेगा, इसलिए जो है जरूरत पड़ता है इसमें बड़ा वैक्यूम्स होता है। समझ गए? अगला यहाँ पर है देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बताइए ये हो गया। अब अगला क्या है आपका है सेंट्रोसोम। अगला क्या है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यहाँ हटेगा नहीं, यहाँ पर फिर हम दिक्कत होगा लिखने में, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या ईआर। क्या ईआर, इसका मतलब क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 5 तक बता चुके थे, छठा पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि टॉपिक जो है टोटल 12 पॉइंट आपको डिलीवर करने वाले हैं। अभी हम 6ठे नंबर में ही है तो टॉपिक ज्यादा लंबा जाएगा। तो क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको हिंदी में करते हैं एंडोप्लाज्मिक, अंतःप्रदत्त जालिका, अंतःप्रदत्त जालिका, ठीक है। इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, इनर स्केलेटन की तरह काम करता है। किसका, तो सेल के अंदर का आंतरिक कंकाल का काम करता है, ठीक है। ये इंटरनल स्केलेटन, आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल, ये आंतरिक कंकाल की तरह काम करता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर हमारे पूरे बॉडी में सोचिए बोन ही ना हो, कंकाल ही ना हो, हड्डी ना हो, ठीक है, तो क्या हम लोग खड़ा रह पाएंगे, ऐसे पिचक से गिर जाएंगे, गिरेंगे क्या, आप ही बताइए। तो स्केलेटन क्या करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, आंतरिक कंकाल की तरफ काम करता है, ये सपोर्ट देता है किसको, सेल दबे ना, ठीक है। इसके लिए एक इंटरनल स्केलेटन की तरह काम करता है, आंतरिक कंकाल, ये मदद करता है इस पिच के, कौन, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं क्या, 7वां नंबर जो हमने पहले लिख दिया था, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम, ठीक है। तो सेंट्रोसोम क्या होता है, देखिए सेंट्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, तो यही जो है, यही क्या करता है, सेल डिवीजन का काम करता है। क्या, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, ये सेल डिवीजन कोशिका विभाजन का काम करता है। देखिए एक कोशिका टूट के दूसरा कोशिका कैसे बनता है, सेल डिवीजन की मदद से। उसी तरह के सेंट्रोसोम क्या होता है, सेल डिवीजन का काम करता है। अब आगे, लेकिन सेंट्रोसोम जो है हमारे ब्रेन में बहुत कम होता है। ब्रेन में कौन सा सेल, तो न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, ठीक है। न्यूरॉन कोशिका पाया जाता है मेरे ब्रेन में, इसमें ये सेंट्रोसोम बहुत कम होता है, ना के बराबर। इसीलिए क्या होता है, हमारे ब्रेन में जब चोट लगता है तो ब्रेन का सेल डिवीजन होके ठीक से नया नहीं बन पाता है, मतलब ठीक ठाक नहीं कर लेता है अपने आप को। इस वजह से हमारा ब्रेन जो है में चोट लगने से आदमी पागल हो जाता है, ठीक नहीं होता है, ठीक है। और कहां सबसे ज्यादा होगा, तो हमारे लीवर में, पिछले वीडियो में बताए थे कि हमारे लीवर में जो है सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है। यहां तक समझ गए। अब देखिए यहां पर जो है हम प्लांट की बात करें, ठीक है, प्लांट में सेंट्रोसोम होता ही नहीं, प्लांट में ये वाला सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो प्लांट कैसे सेल डिवीजन करता है, तो प्लांट में एक अलग अंग होता है, क्या, उसका अंग होता है सेल प्लेट, सेल प्लेट इसको कहा जाता है, ठीक है, कोशिका प्लेट कह सकते हैं। इसके मदद से जो है इसके ये क्या करता है, सेल डिवीजन का काम करता है। यदि एनिमल में जो सेंट्रोसोम करता है वही इसमें सेल प्लेट
इसमें एक चीज और रह गया, क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है दो भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता है SED, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा भाग होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसके जो दो भाग होते हैं ना, इसे कर लीजिए, तो एक भाग जो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या चीज बनता है, क्या चीज का निर्माण होता है? तो वहां होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी वसा। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं, इसीलिए इसको नहीं लिखते हैं। इन दोनों का निर्माण होता है। और यहां पर क्या होता है कि यहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, क्या? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक और चीज होता है, क्या? राइबोसोम। ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो देखिए इसी के अंदर ये है, ठीक है, और ये निर्माण कर रहा है, यानी इसी में निर्माण हो रहा है, समझिए। इसके ही में ही, इसके अंदर भी ये पाया जाता है, ये एक अंग है, ऑर्गन है, इसके अंदर पाया जाता है, सेल के अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर फिर ये, ठीक है। तो राइबोसोम इस तरह से प्रोटीन है। जैसे राइबोसोम टॉपिक अलग से और पढ़ाएंगे आपको, राइबोसोम इसके बाद ही आएगा, ठीक है। तो राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम का को अब टॉपिक आ गया, ये 7वां, ये 8वां राइबोसोम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। राइबोसोम ये अलग बड़ा, इसमें और चीजें हैं, इसलिए इसको राइबोसोम क्या होता है? तो इसको प्रोटीन का फैक्ट्री करते हैं। इसको क्या करते हैं? प्रोटीन का इसको फैक्ट्री कहा जाता है। आपको मालूम चल गया क्यों इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। अब आगे देखिए, इसमें ये जो राइबोसोम होते हैं ना, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के, क्या? तो देखिए, एक होते हैं 80S और एक होते हैं 70S, ठीक है। ये 80S वाले जो राइबोसोम होते हैं, वो है जो है प्लांट और एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ये एनिमल प्लांट में नहीं पाए जाते, ये अलग तरह के जीव में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। और हम लोग किसमें आते हैं? प्लांट एनिमल, यूकैरियोटिक में, ठीक है। इतना हो गया। इसका जो वजन होता है ना, वो लाइट वजन होता है, लाइट हल्का होता है, ठीक है। और इसका जो वजन होता है वो हैवी होता है, वजनदार होता है। एक TS और ये S का फुल फॉर्म होता है सेडिमेंटेशन, मतलब नीचे बैठना। कोई कंकल है, वो पानी के नीचे बैठ गया तो उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन यहां तक समझ गए? ये राइबोसोम हो गया। अब आगे क्या है? राइबोसोम के बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। राइबोसोम के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? न्यूक्लियस, हिंदी में करते हैं केंद्रक। चलिए, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस हमारा जो है नंबर पॉइंट क्या है? न्यूक्लियस। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रक, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है ना, सेल का ब्रेन कहा जाता है। हमारा ब्रेन क्या है? सारा कंट्रोल तो ब्रेन ही करता है हमारा। देखिए, तो हम वहां चल रहे हैं, ब्रेन ही ऑर्डर दे रहा है, चलो उधर, तो जा रहे हैं, हाथ ऐसे हिला रहे हैं तो हिल रहे हैं। उसी तरह पूरा न्यूक्लियस में जो भी चीजें हैं, जो भी फंक्शन हो रहे हैं, वो सारा कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। तो कंट्रोल ऑल एक्टिविटी कहां पर? इन सेल जितने भी काम होते हैं उसको कंट्रोल करके काम कौन करता है? तो ये न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो है 80% 80% किसी से बना होता है? तो 80% प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? 80% प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। क्या समझ गए?
अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आता है कि कोई ऐसा पार्ट जो काम करना बंद कर दे या ठीक से काम ना करे तो फिर न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस का केवल यही है कि सबको बोलना है काम करो काम करो काम करो, यानी न्यूक्लियस एक तरह से पुलिस के तरह। ठीक है, पुलिस क्या करता है कि भाई कोई सबको नियम कानून में रहने के लिए करता है, लेकिन कोई जुर्म कर देता है तो पुलिस उसको सजा नहीं देता है, कहां जाता है? कोर्ट में जाता है। उसी तरह न्यूक्लियस बस ये करता है कि अच्छा से काम करने के लिए उसको कहता है, कंट्रोल में रखता है। अगर कोई खराब से काम कर रहा है, सही से नहीं कर रहा है, तो ये भेज देता है किसको? किसके पास? तो लाइसोसोम के पास। क्या चीज के पास भेज देता है? अगला पॉइंट क्या हुआ? लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। हिंदी में सबको यही करते हैं, इसलिए देखिए राइबोसोम तो हिंदी में राइबोसोम, लाइसोसोम लाइसोसोम, तो इसलिए हम हिंदी फिर से नहीं लिखना है इसका। ठीक है, ठीक है, समझिए इसको। लाइसोसोम, लाइसोसोम का क्या काम है? तो बस लाइसोसोम में क्या होता है? एक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम होता है क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसको खोज किया था क्रिश्चियन डी दुबे। ठीक है, क्रिश्चियन डी दुबे। ठीक है, इसका खोज किसने किया था? खोज क्रिश्चियन डी दुबे ने किया। ठीक है, और एक चीज सेंट्रोसोम का खोज किया था बेवरी या बोबरी। ठीक है, इसका खोज बोबरी ने किया था। समझ गए क्या? सेंट्रोसोम का खोज। ठीक है, अब यहां पर था क्या कि लाइसोसोम में क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। लाइसोसोम में क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसका हिंदी होता है जल अपघटक, जल अपघटक एंजाइम। इसका काम क्या है? तो ये क्या करता है? जो सा सेल का जो सा पार्ट जो है, कोई एक पार्ट जो है काम करना बंद कर दे, तो ये क्या करता है? लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में छींट देता है और उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, उसको खत्म कर देता है। और वो छिड़ने के लिए कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, वो ठीक से काम को एक पार्ट नहीं कर रहा है तो इसको लाइसोसोम को कहता है उसमें छिड़क दो, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को छिड़क देता है, उसको खत्म कर देता है। ठीक है, और फिर सेंट्रोसोम को कहता है कि चलो उसको बना दो, तो जो नष्ट होगा उसको बना दो, तो फिर वो वापस बना देता है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि पूरा का पूरा पार्ट ही काम करना बंद कर दे, कोई एक ना और, तो अब क्या करता है? तो जब पूरे के पूरे पार्ट काम करना बंद कर दे तो क्या होता है? लाइसोसोम खुद फट जाता है और पूरे सेल को ही खत्म कर देता है। ठीक है, लाइसोसोम गुस्सा आके तलवाला जाता है, पूरा अपने आप को फट जाता है। इसीलिए पूरे के पूरे सेल को भी नष्ट कर सकता है ये, पूरे सेल को, ऑल पूरे सेल को। ठीक है, तो इसको क्या कहता है? आत्मघाती थैलेन, घाती थैलेन। ठीक है, एटम बम का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये खुद फट जाता है, पूरी तरह सबको खत्म कर देता है, तो इसको आत्मघाती थैलेन, एटम बम। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइसोसोम। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन उठता है, क्या? हमारा जो आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल, उसमें लाइसोसोम होता ही नहीं। अब बताइए, लाइसोसोम में आरबीसी में कोई सेल है, ठीक है, मतलब एग्जांपल समझिए, उसमें जो है लाइसोसोम होता ही नहीं। तो समझिए अगर कोई ऐसा चीज जो काम करना बंद कर दे तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तब वहां पर काम क्या आता है? तो आरबीसी कोई खराब होता है, कोई नष्ट होता है ना, तो वो डायरेक्ट नष्ट नहीं हो पाता है क्योंकि लाइसोसोम है नहीं। ठीक है, तो वो कहां जाके नष्ट होता है? तो स्प्लीन, आप लोग नाम सुने होंगे स्प्लीन, इसको हिंदी में कहते हैं प्लीहा या तिल्ली। यहां पर जाके जो है आरबीसी नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्र बोला जाता है। कब्र समझ रहे हैं ना, या मरता है आदमी, कब्र। ठीक है, तो आरबीसी को स्प्लीन का कब्र बोला जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए, इसके बाद हमारा पॉइंट क्या है?
लाइसोसोम हो गया। इसके बाद हमारा पॉइंट क्या आता है, तो यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पर एक लिक्विड आ जाता है। अब लिक्विड का क्या काम, और देखिए न्यूक्लियस के अंदर भी इस तरह लिक्विड पाया जाता है। देखिए अब लिक्विड का क्या काम है, देखिए अब एक थैला है, उसमें बहुत सा सामान रख के हिलाइएगा, कितना धड़ 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 एक दूसरे से टकराएगा, ठीक है। मान लो एक थैला में बहुत सा सामान रखे हुए, तो ये क्या करता है, ये लिक्विड क्या करता है, एक दूसरे टकराने से बचाता है। यदि टकरा जाएगा, समझिए, तो किसी का नाक नक्शा बिगड़ जाएगा, और लाइसोसोम अगर बिगड़ गया तो पूरे सेलें खत्म कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक लिक्विड पाया जाता है, कहाँ, न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के बाहर देखिए लिक्विड है, और एक न्यूक्लियस के अंदर है। अब ये एक इन दोनों को मिला के एक नाम है, क्या, पहले समझिए, आपका हो गया 10, 11 नंबर। 11 नंबर है प्रोटोप्लाज्म। इसको हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। अब देखिए इसको जीव द्रव्य क्योंकि हमारे जीवन के लिए यह बहुत जरूरी है, हमारे बेस ऑफ लाइफ कहा जाता है इसको, बेस ऑफ लाइफ, हमारा जीवन का आधार है, जीवन का आधार इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या कहता है, हमारा जीवन का आधार बोला जाता है, बेस ऑफ लाइफ, किसको, प्रोटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि यहां जितने भी देख रहे हैं, ये पानी जो देख रहे हैं, ये टकराने से बच सकता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने, ये तो हम डायरेक्ट आपको जवाब बता दिए, उन्होंने जब रिसर्च कर रहे थे तो अलग अलग पार्ट को यहां से निकाल निकाल के देख रहे थे कि आदमी जिंदा बच रहा है, तो हर एक पार्ट को निकाल के लगभग हम लोग जिंदा बच जाते थे। लेकिन ये जैसे ही ये और ये पानी निकाल दिया गया, द्रव्य निकाल दिया गया, तो वो हम लोग खत्म हो गए। ये किस तरह का होता है, तो ये डेंजर, मतलब घना जिसको बोलते हैं, डेंजर लिक्विड होता है, मतलब गहरा, गहरा द्रव्य है, ठीक है, डेंजर लिक्विड, तरल है, ठीक है, ये गहरा टाइप का होता है, समझ गए। ये हमारा लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और इसमें लगभग 80% क्या होते हैं, वाटर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 80% वाटर पाए, ठीक है, इसमें 80% वाटर पाए जाते हैं। अब देखिए ये प्रोटोप्लाज्म के भी दो भाग हो गए, एक तो न्यूक्लियस में जो लिक्विड है उसका अलग नाम, और एक न्यूक्लियस के बाहर यानी सेल के अंदर लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड है उसका नाम अलग है। दोनों का नाम रिलेटेड ही है, एक डिफिनेशन से मिलते जुलते। पहला नाम हो गया जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, देखिए इसी का फर्स्ट टाइप हो गया जो सेल के अंदर है, मतलब सेल, साइटो, सेल को बायोलॉजिकल नाम क्या है, साइटो, तो क्या, साइटोप्लाज्म। देखिए प्लाज्म तो यही से उठाए देख लीजिए, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रिका, केंद्रिका, केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या कहा जाता है, केंद्रिका द्रव्य, जो केंद्र न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस सेल के अंदर जो है वो जो है साइटोप्लाज्म रहता है। यहां तक समझ गए। अब एक पार्ट और बचा है जो 12वां नंबर है, ठीक है, इसको जान लेते हैं। चलिए लास्ट जो 12वां पॉइंट है, 12वां पॉइंट क्या है, 12वां पॉइंट का नाम है सीलिया, सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया फ्लैजेला। इसका काम क्या है, पहले ये बताइए। इसका काम होता है क्या, हमारे सेल का मूवमेंट करना, सेल का मूवमेंट कराना, ठीक है। ये कहां होता है, सेल के बाहर में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको, ठीक है, ठीक है। सीलिया फ्लैजेला इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसा संरचना होता है इसका, ठीक है। वो कहां पाया जाता है, जो सेल के बाहर में इस तरह होता है, जो मूवमेंट में इसको हेल्प करता है। ये उसी सेल में पाया जाता है जो सेल मूवमेंट वाला सेल हो, मूविंग सेल हो, ठीक है ये। और ये क्या, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक में ही पाया जाता है, यूकैरियोटिक में ही पाया जाता है, ठीक है। यहां तक समझ गए। देखिए
आज का वीडियो यही तक रहा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 12 टॉपिक समझ आ गए। फिर से सबका केवल नाम बता देते हैं। क्या था? पहला क्या था आपका? था क्या? बाहरी लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा क्या? सेल वॉल। तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस एंड क्या? सीलिया एंड फ्लैजेला। इनको हम जो है वीडियो अपलोड करते टाइम टाइम स्लॉट दे देंगे। आप हर एक टॉपिक पर जो है नीचे टाइम स्लॉट चलता होगा, आप हर एक टॉपिक पर स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है, उसके बाद जो होता है उससे आपको आसानी होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो समझ में आएगा। यदि आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।